जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार पर। मैं आपका भाई एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ बेस्ट 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से, जो आपके लिए बेहद ही उपयोगी होंगे आपके रिसेंटली एग्जाम में। जैसे कि यूपीएसआई परीक्षा भी आने वाली है मार्च में, उसके बाद आपका होमगार्ड का पेपर होने वाला है, बल्कि फरवरी में आपका जो है एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, और उसके बाद हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी जल्दी ही होगा। ठीक है, तो इनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये। और जो भी मेरा चीता आज नया चैनल पर जुड़ा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करिए, ताकि जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके आपकी बदौलत, और मैं इससे एक बेहतरीन कंटेंट आपको जो है प्रोवाइड करा सकूँ। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अगली वीडियो में आपको किस सब्जेक्ट से टॉप 20 क्वेश्चन चाहिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने रखा है वो है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VKRV राव, प्रोफेसर VKRV राव। ठीक है, जो भी आज इसका जो उत्तर होगा, हर एक प्रश्न का जो भी उत्तर होगा उसको अलग कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, ग्रीन कलर से मैंने उसको हाईलाइट किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VKRV राव। ठीक है, VKRV राव ने एक वैज्ञानिक तरीके से जो है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने वर्ष 1931-32 में ये अनुमान लगाया था। जबकि अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो प्रथम गणना थी, पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, तो वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी पहली बार। ठीक, अगर वैज्ञानिक तरीके से पूछे तो VKRV राव। तो इसका जो आंसर ध्यान रखेंगे, इस पर कन्फ्यूज नहीं होना। तो इन्होंने वर्ष 1867-68 में जो है राष्ट्रीय आय की गणना की थी, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से पहली बार प्रोफेसर VKRV राव ने इसकी गणना की थी। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान लगाया था। जो उस समय भारत की राष्ट्रीय आय थी वो 20 रुपये थी। ठीक है, उस समय भारत की राष्ट्रीय आय 20 रुपये थी। तो इन्होंने इसे औपनिवेशिक काल में प्रस्तुत किया था। उनका अनुमान ड्रेन थ्योरी से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ड्रेन ऑफ थ्योरी किसने लिखी थी, तो किसकी पुस्तक है, वो दादा भाई नौरोजी की है। ठीक है, यह भारतीय आर्थिक अध्ययन की शुरुआत मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो किस क्षेत्र का है। तो ऑप्शन दिए हैं आपके, कृषि, उद्योग, सेवा और इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत की जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है भारतीय सेवाओं का। ठीक है, जो भी सेवा हमारी, इनको जो तृतीय क्षेत्र में काउंट की जाती हैं सेवाएं। ठीक है, कौन से क्षेत्र में है, तृतीय क्षेत्र की ये सर्विसेज तृतीय क्षेत्र में आती है। तो सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो तृतीय क्षेत्र में होता है। तो उसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इस चीज़ को मैंने आपको समझा रखा है अपनी लास्ट में, जो हमारी पिछली वीडियो है उनमें मैंने इन चीज़ों को आपको बताया था। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होती है, जो नेचुरल चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, जैसे अनाज हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। और द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, जो हमारा द्वितीय क्षेत्र होता है। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र की चीज़ों को प्रोसेस करके एक नई चीज़ बना दी जाती है। जैसे कृषि से हमें गेहूं प्राप्त हुआ, गेहूं को पीस कर, ठीक है, उसका आटा बना के उसके बिस्किट बना दिए, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक चीज़ों को प्रोसेस करके जो नई चीज़ बनाई जाती है वो द्वितीय क्षेत्र में आती है। और तृतीय क्षेत्र हमारा सेवा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें जैसे बैंकिंग, IT, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि शामिल होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ, भारत में सेवा क्षेत्र जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा देता है। ठीक है, कृषि और उद्योग का योगदान इससे कम है। जो कृषि उद्योग है इसका योगदान जीडीपी में कम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है। ठीक है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है, कीमतों में सामान्य वृद्धि। ठीक है, कीमतों में सामान्य वृद्धि इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो मुद्रास्फीति का मतलब है, यानी जो पैसे की क्रिया, यानी रुपए की जो क्रिया करने की शक्ति घट जाती है, तो वहाँ मुद्रास्फीति कहलाती है। वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मुद्रास्फीति में क्या होता है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा की क्रिया शक्ति घट जाती है। सामान्य जनता पर इसका जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं चीज़ों को क्लियर करा पा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। उससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाओ, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य रचेगी। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव बातों से अलग रहना है। ठीक है, अपने आप को खुद ही सेल्फ मोटिवेट रखना है। ठीक है, अपने लक्ष्य की तरफ अगर बढ़ना है तो आपको खुद ही मोटिवेट रहना पड़ेगा। कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा, बल्कि आपको डिमोटिवेट ही करेंगे लोग। ठीक है, तो खुद से अपने लिए सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करें और बढ़ते रहिए, आपको एकदम सफलता जरूर मिलेगी।
ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। ठीक है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय, ठीक है, रिजर्व बैंक बनाता है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है। यह मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों से जुड़ी होती है। ठीक है, और इसका उद्देश्य मूल्य में स्थिरता बनाए रखना होता है मुद्रास्फीति का, मौद्रिक नीति का। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर जीएसटी, सीमा शुल्क, आयकर, बिक्री कर। तो इनमें से जो प्रत्यक्ष कर है हमारा आयकर होता है। इनकम टैक्स को जो हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। प्रत्यक्ष कर उसी व्यक्ति पर लगाया जाता है जो कर देता है। ठीक है, इसका भार किसी और पर नहीं डाला जा सकता, ये भी इसकी खास बात है। जीएसटी और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जो जीएसटी है और जो सीमा शुल्क है अप्रत्यक्ष कर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था बनी थी? जो योजना आयोग है उसकी जगह किस संस्था ने ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। तो योजना आयोग की जगह किसने ली है? नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली है, इसका ध्यान रखेंगे। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ग्रहण किया था। वर्ष 2015 में योजना आयोग को समाप्त किया गया। ठीक है, उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग सहयोगी संघवाद पर आधारित है और यह राज्यों को नीति निर्माण में भागीदार बनाता है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है स्थापित हो गया और योजना आयोग के स्थान पर इसने अपने पैर जमा लिए। तो ध्यान रखेंगे इसका। और अगर मैं योजना आयोग की बात करूं, ठीक है, योजना आयोग, तो जो योजना आयोग था इसकी स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च को। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में गरीबी रेखा किस आधार पर तय होती है? जो भारत में गरीबी का मापन किया जाता है वो किस आधार पर तय होता है? आय, उपभोग, व्यय, शिक्षा या रोजगार? तो भारत में जो गरीबी का आधार तय होता है वो उपभोग व्यय पर तय होता है। ठीक है, भारत में गरीबी का मापन उपभोग व्यय से होता है कि कौन एक दिन में कितना उपभोग कर रहा है, कितने है कैलोरी ले पा रहा है या कितना वो एक दिन का खर्च करता है। ठीक है, यह भोजन और आवश्यक खर्च पर आधारित होता है। आय की तुलना में यह अधिक व्यवहारिक है। ठीक है, अगर हम आय से इसका जो है मापन लगाएं गरीबी का, तो आय की तुलना में जो है उपभोग व्यय सबसे अधिक जो है व्यवहारिक माना जाता है। तेंदुलकर समिति ने इस पद्धति को अपनाया था। जो तेंदुलकर समिति थी वो गरीबी रेखा पर आधारित थी। ठीक है, गरीबी का आकलन करने के लिए समिति को बनाया गया था, तेंदुलकर समिति को। आगे बात करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। ठीक, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अगर मैं बात करूं आरबीआई की स्थापना की, तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। अगर प्रॉपर डेट की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन इसका हुआ था 1 जनवरी 1949 को। यानी आरबीआई प्राइवेट बैंक से सरकारी बैंक का बना 1 जनवरी 1949 को। इसको ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है। यह बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक वृद्धि का अर्थ क्या है? आर्थिक वृद्धि का अर्थ क्या है? तो आर्थिक वृद्धि का अर्थ है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना। ठीक है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना, जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक परिवर्तन, समान वितरण। ठीक है, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना। तो आर्थिक वृद्धि का संबंध उत्पादन बढ़ने से है। यह जीडीपी या राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर्शाती है। ठीक है, और इसमें सामाजिक परिवर्तन जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे सामान्य बेरोजगारी कौन सी है? सबसे सामान्य बेरोजगारी कौन सी है? तकनीकी, मौसमी, चक्रीय, शिक्षित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसमी। तो सबसे जो सामान्य बेरोजगारी है वो मौसमी बेरोजगारी को माना जाता है, क्योंकि मौसम के आधार पर व्यक्ति जो है काम मिलता है या बेरोजगार होता है। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी जो है कृषि पर निर्भर लोगों में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है अधिकतर। यानी फसल बोने और काटने के बीच में काम नहीं मिलता। यानी एक समय पर व्यक्ति जो बेरोजगार हो जाता है, जैसे फसल बो दी तो फसल तो लगभग 3 से 4 महीने में पकती है, तब तक उसके बीच में उसके पास काम ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो बेरोजगार हो जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी भी, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी भी इसको बोलते हैं। यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया, बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी जो है कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है।
तो ध्यान रखेंगे मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, अन्य क्षेत्रों में भी जो है मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मान लीजिए किसी का जो है कूलर का बिजनेस है, कूलर का व्यापार है, ठीक है, तो कूलर कब बिकेंगे, गर्मियों के मौसम में बिकेंगे, लेकिन सर्दियों में जो है ठीक है वो भी बेरोजगार हो जाएगा। तो सर्दियों में उसको रोजगार पाने के लिए कुछ और रखना पड़ेगा, हीटर वगैरह आदि दुकान पर अपनी पर रखनी पड़ेंगे, तो ये भी एक मौसमी बेरोजगारी का ही रूप होता है। तो चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ, जन कल्याण, निजी निवेश या प्रतिस्पर्धा। तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्देश्य होता है वो जन कल्याण होता है। जो भी सरकारी हमारी फैक्ट्रियाँ, कंपनी, जो भी सरकारी हमारे कार्यालय होते हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है जनता का कल्याण करना होता है। या कोई सरकारी फैक्ट्री है, ठीक है, तो सबका उद्देश्य क्या होता है, जन कल्याण। सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के स्वामित्व में होता है, सरकार का उस पर अधिकार होता है और इनका उद्देश्य आवश्यक सेवाएं सस्ती दरों पर देना होता है ताकि जो गरीब से गरीब लोग भी उनका लाभ उठा सके, और यह लाभ से अधिक सामाजिक हित पर ध्यान देता है। रेलवे और बिजली इसके उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीएसटी कब लागू हुआ था। तो जीएसटी लागू हुआ था 2017 में। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, 2017 में लागू हुआ। जीएसटी ने वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स को समाप्त किया था। यह पूरे देश में एक समान कर प्रणाली, ठीक है, पर निर्धारित है, यानी एक समान कर प्रणाली के रूप में इसको लाया गया था। इससे कर चोरी में कमी आई और व्यापार और उद्योग को सरलता मिली। व्यापार और उद्योग को सरलता इससे मिली थी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला भारत का राज्य कौन सा, जिसने भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू की थी, तो वो था असम। ठीक है, असम राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य था जहां पर सबसे पहले जीएसटी लागू की, और सबसे लास्ट में जीएसटी लागू करने वाला राज्य था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहला जीएसटी फर्स्ट पे है हमारा असम और लास्ट में हमारा कौन सा है, जम्मू कश्मीर। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष होता है, जो भारत का वित्तीय वर्ष होता है वो किस महीने से किस महीने तक चलता है। जनवरी से दिसंबर, नहीं जी, अप्रैल से मार्च तक चलता है। यानी जो हमारा ये है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, जो भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। यानी वित्तीय वर्ष सरकार के आय और व्यय की एक अवधि है। बजट इसी अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यह ब्रिटिश शासन की एक परंपरा है और अधिकांश सरकारी योजनाएं इसी आधार पर चलाई जाती हैं या वो चलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा मैं समय आपका नहीं लूँगा। ठीक है, ये लगभग 15 से और 18 मिनट के आसपास का वीडियो आपका होने वाला है। आगे बात करता हूँ, पूंजीगत व्यय का उदाहरण क्या है। पूंजीगत व्यय का उदाहरण है मशीनों की खरीद। ठीक है, मशीनों की खरीद, वेतन नहीं है, पेंशन नहीं है, ठीक है, वेतन नहीं, पेंशन नहीं, ब्याज नहीं, तो मशीनों की खरीद। ठीक है, इसका क्या मतलब है जी, पूंजीगत व्यय से स्थायी संपत्ति का निर्माण होता है। जैसे यह भविष्य में उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। अगर कोई मशीन किसी ने खरीदी, मशीन लगाई है, तो मशीन से वो उत्पादन करेगा भविष्य में। ठीक है, स्थायी संपत्ति का एक निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए पत्तल बनाने की मशीन किसी ने लगा ली है या कोई ऐसा काम कर लिया है, ठीक है, तो वो क्या करता है, संपत्ति का निर्माण करता है। तो पूंजीगत व्यय का उदाहरण होता है मशीनों को खरीदना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेहद ज़्यादा, जैसे मशीन, सड़क, पुल इसके उदाहरण हैं, और वेतन और पेंशन राजस्व व्यय होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एचडीआई कौन जारी करता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है यूएनडीपी। एचडीआई जीवन स्तर का समग्र माप है, जीवन स्तर की माप है एचडीआई। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और आय पर आधारित होता है। यूएनडीपी इसे हर वर्ष जारी करता है। इससे देशों की तुलना की जाती है, कौन सा देश किस स्थान पर है। और यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये संस्था जो है इसको जारी करती है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो अप्रत्यक्ष कर आयकर, संपत्ति कर, कॉर्पोरेट टैक्स या जीएसटी। तो अप्रत्यक्ष कर जो है वो जीएसटी को माना जाता है। इनमें से जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर के दायरे में आती है। जीएसटी एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है या लगता है। इसका भार उपभोक्ता पर डाल दिया जाता है, जो उपभोक्ता है वो इसको जो है चुकाएगा। और जीएसटी पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर है। इससे कर प्रणाली में सुधार हुआ या कर प्रणाली जो थी वो सरल हुई थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है। तो राजकोषीय नीति का संबंध होता है कर और व्यय से। ठीक है, टैक्स और एक्सपेंडिचर से इसका जो है संबंध होता है। ठीक है, जैसे राजकोषीय नीति सरकार द्वारा बनाई जाती है, यह कर, सब्सिडी और सरकारी खर्च से जुड़ी होती है। इसका उद्देश्य विकास और रोजगार को बढ़ाना होता है। एंड बजट इसका जो है एक मुख्य साधन होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन, आरबीआई का प्रमुख कार्य क्या है। जो भारत का रिजर्व बैंक है उसका प्रमुख कार्य क्या है। बजट तैयार करना है, नोट जारी करना, रोजगार या कर वसूली करना। तो जो आरबीआई का इनमें से जो मुख्य कार्य है वो है नोट जारी करना। आरबीआई जो है नोट जारी करता है। आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है। नोट जारी करने का एक अधिकार इसे प्राप्त है, केवल यही नोट जारी कर सकता है, अन्य कोई बैंक नोट जारी नहीं कर सकता है। इसको बोलते हैं एकाधिकार। ठीक है जी, एकाधिकार का मतलब है केवल यही कर सकता है, अन्य और कोई बैंक नहीं कर सकता। आगे इससे मुद्रा की जो गुणवत्ता बनी रहती है और 1 रुपये के जो नोट है वो सरकार जारी करती है। ये भी पूछा जाता है कि 1 रुपये के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं। तो सिग्नेचर होते हैं वित्त सचिव के। ये ध्यान रखेंगे, किसके सिग्नेचर होंगे, वित्त सचिव के। बाकी सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई गवर्नर के।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है कौन सी चीज़ सॉरी, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है बैंकिंग, उद्योग, खनन या परिवहन। तो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है खनन, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है खनन, बैंकिंग हमारा तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है, उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है और परिवहन हमारा तृतीय क्षेत्र में आता है, यानी हमारे सर्विस सेक्टर है। तो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है खनन। प्राथमिक क्षेत्र प्रकृति से सीधे संसाधन प्राप्त करता है, मैंने बताया था, जैसे नेचुरल चीज़ें, जैसे हमारा मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, कृषि से संबंधित सारी पैदावार, सारी फसलें हमारी प्राथमिक क्षेत्र में आती है। और खनन हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी खनन, कृषि, मत्स्य पालन आदि इसमें आते हैं, ठीक है। ये अन्य क्षेत्रों को कच्चा माल प्रदान करता है, यहाँ से द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चा माल दिया जाता है, इसे अर्थव्यवस्था की आधारशिला माना जाता है, ठीक है। अभी तो इसका जो है जीडीपी में बहुत ही कम योगदान रहता है, लेकिन आज़ादी के समय और आज़ादी से पहले भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर ही डिपेंड थी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में है। तो सबसे ज़्यादा जो लोग लगे हुए हैं वो किस क्षेत्र में लगे हुए हैं, सेवा क्षेत्र, उद्योग, कृषि या व्यापार। तो सबसे ज़्यादा जो लोग कार्यरत हैं वो कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, ठीक है। कार्यशील जनसंख्या, जो कार्यशील जनसंख्या है उसका लगभग जो है लगभग 52% से 57% तक जो है लोग कृषि कार्य या उससे संबंधित कार्य करके अपनी जीविका चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी व्याख्या की बात करता हूँ, भारत की बड़ी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। आज भी भारत को जो है गाँवों का देश कहा जाता है, जो कि गांधी जी ने बहुत पहले इसको कहा था। कृषि जो है मुख्य आजीविका का साधन है। हालांकि जीडीपी में योगदान कम रहता है, लेकिन फिर भी रोजगार में सबसे ज़्यादा लोग इसी क्षेत्र में कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे बेस्ट टॉप के 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से। तो मैं आप एक बार इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर आपको अच्छे और इंपॉर्टेंट आपके किसी एग्जाम के लिए चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उस सब्जेक्ट के आपको टॉप से टॉप और बेस्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिनसे उम्मीद करूँगा कि जो है वो क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर वहाँ से आपका क्वेश्चन बने। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस टाइम तक, इस लास्ट तक आप वीडियो पर बने रहे, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।